हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स क्वेश्चन देख रहे थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपना परसेंटेज का चैप्टर भी खत्म हो चुका था और प्रॉफिट एंड लॉस के भी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको कंबाइंड रूप से इन दोनों चैप्टर्स के करवाना चाहता हूं। और आज की क्लास और कल की क्लास के अंदर आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें आपकी परसेंटेज, आपके प्रॉफिट एंड लॉस और आपके डिस्काउंट के कंबाइंड रूप से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जितने क्वेश्चन हमने इन 3 चैप्टर्स के यहां पर किए हैं आपको उनसे हटके या उनसे अलग किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए और इनका कॉन्सेप्ट समझकर ढंग से प्रैक्टिस करिए। कुछ इसी हिसाब के क्वेश्चन आपको आपकी अपनी एग्जाम के अंदर देखने को भी मिलेंगे। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो कल अपना ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का चैप्टर खत्म हो जाएगा और परसों से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क। ठीक है, अगला चैप्टर होगा अपना टाइम एंड वर्क। ज्यादा अपना सिलेबस है भी नहीं मैथ का, केवल अपने को अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है वही कवर करना है। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको हम देखते हैं। अच्छा सवाल है, देखिए, एक व्यापारी लाभ में परसेंटेज की गणना क्रय मूल्य के आधार पर तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है। दो व्यापारी हैं, एक तो लाभ में प्रतिशत की गणना करता है सीपी के आधार पर, कॉस्ट प्राइस के आधार पर, और दूसरा जो बंदा है वो एसपी के आधार पर करता है, सेलिंग प्राइस के आधार पर करता है। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है वो भी मैंने आपको बता रखा है। जब उनके विक्रय मूल्य समान है तो उनके वास्तविक लाभों का अंतर 85 है तथा दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए जी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये कंबाइंड रूप से सीपी बेस्ड भी है और एसपी बेस्ड भी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो जो एक व्यापारी है वो तो है आपका सीपी बेस्ड गणना करता है, एक करता है एसपी बेस्ड गणना। यहां पर बात करेंगे सीपी की, यहां पर बात करेंगे एसपी की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो उसने क्या कहा है कि 20% लाभ का दावा करता है। तो जो बंदा सीपी बेस्ड कैलकुलेशंस करता है, सीपी बेस्ड गणना करता है, वो 20% लाभ का दावा करता है। यानी कि उसने खरीदा कितने में होगा, 5 में खरीदा होगा और बेचा कितने में होगा, 6 में बेचा होगा। अब ये चीजें डायरेक्ट लिखनी है अपने को, ऐसा नहीं करना कि पहले 100 लिख रहे हो उसमें आप 20 ऐड करके 120 लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट काट करके रेशियो लिखने हैं। ठीक है, तो 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। 5 में खरीदा है और 6 में बेचा है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा जो दुकानदार है, दूसरा जो व्यापारी है वो एसपी बेस्ड गणना करता है, सेलिंग प्राइस के बेस्ड गणना उसके द्वारा की जाती है और वो कितना 20% का लाभ कमाता है। तो 20% को आप लिखोगे तो 1/5 होगा। चूंकि सेलिंग बेस्ड है, सेलिंग प्राइस बेस्ड है, तो ये तो हो गया आपका सेलिंग प्राइस और ये है आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, कोई व्यक्ति 1 का लाभ कमा करके 5 रुपए में किसी चीज को बेचता है तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। तभी तो 1 के लाभ पर 5 में बेचेगा, यानी कि यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 4 है। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या हो गई जी आपकी, 4 हो गई। और सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो ये 5 लिख दिया हमने। इसको हटा देते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को जरूर पूछिएगा, हम निश्चित रूप से आपको उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो आपका सीपी बेस्ड व्यापारी है वो 5 में खरीदता है, 6 में बेचता है, और जो एसपी बेस्ड व्यापारी है वो 4 में खरीदता है और 5 में बेच देता है, तभी तो उसके प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा है, उनके विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य समान है। तो इनके विक्रय मूल्य समान कहां है, यहाँ तो 6 है, यहाँ पर 5 है, समान नहीं है ना। तो समान इनको बनाना पड़ेगा, जैसा वो कहेगा वैसा ही तो अपने को करना पड़ेगा। तो इसको बनाते हैं, देखो इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी करना पड़ेगा, इसके साथ तो अन्याय आप होने नहीं देंगे। इसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 30 बन गया और यहाँ पर भी 30 बन गया, दोनों का एसपी क्या हो गया, बराबर हो गया।
ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया 30 और ये कितना हो गया 24 हो गया। अच्छा ये 25 में लाया है और 30 में बेचा है, बताओ कितने का फायदा कमाया, 5 का फायदा कमाया। ये 24 में लाया और 30 में बेचा, बताओ कितने का फायदा कमाया, 6 का फायदा कमाया। उसने क्या कहा, उनके वास्तविक लाभों का अंतर कितना है, 85 है। उसके अकॉर्डिंग तो 85 है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितने का है, देखो 6 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि अपने अकॉर्डिंग तो उनके प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, लेकिन वो बोल रहा है कि यार 1 का थोड़ी ना है, कैसी बात करते हो, डिफरेंस तो 85 का है। यानी कि 85 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। उसने क्या पूछा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, भाई दोनों का विक्रय मूल्य तो समान ही है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 0 3 5 15 5 हासिल आया, 1 8 24 और 1 25, यानी कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 2550 रुपए है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही जवाब हो जाए। ठीक है, अच्छा सवाल था। कहीं कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु पर होने वाला हानि परसेंटेज क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। देखो लॉस परसेंटेज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज में, यही तो उसने कहा है। अच्छा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या कहा, लॉस कब होता है, जब सीपी ज्यादा होता है एसपी से। और चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट होते हैं, सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। चूंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो पहले एसपी आएगा, उसके बाद में सीपी आएगा। चूंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने हो तो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसने क्या कहा है, जो हानि प्रतिशत है वो समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो लॉस परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज के इक्विवेलेंट हो जाता है। कब इक्विवेलेंट हो जाता है, जब विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो कर दो ना विक्रय मूल्य को डबल, ये लो विक्रय मूल्य को जैसे ही डबल किया ये आपस में इक्विवेलेंट हो गए। ऐसा ही तो उसने क्वेश्चन में कहा है। अब इसको सोल्व कर दो, काम हो जाएगा। इस सीपी से ये सीपी कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया। अब इसको सोल्व करके लिखते हैं, देखो ये इधर सीपी है इधर सीपी है, उधर ट्रांसफर होगा कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सीपी बराबर, इधर एसपी है इधर ट्वाइस ऑफ एसपी है, ये उधर जाएगा थ्राइस ऑफ एसपी हो जाएगा। ठीक है, उसने क्या पूछा है, हानि प्रतिशत कितना है, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। सीपी अपॉन एसपी कितना आएगा, 3/2। यानी कि उसने खरीदा कितने में है, 3 में है, बेच कितने में रहा है, 2 में बेच रहा है। कितने का घाटा खा रहा है, 1 का घाटा खा रहा है। कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना गया, 33 सही, 1/3% का उसको क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपके कहीं भी डाउट आता है, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि कहीं भी डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा। आपका डाउट इस क्लास को देखने के बाद में डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें से बन सकते हैं तो अपनी क्लास के अंदर से ही बनेंगे, इस बात का खास ध्यान रखना। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो सदाबहार क्वेश्चन है, जो राजस्थान के एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो नए क्वेश्चन तो बनते नहीं है ना, सारे के सारे इतने मतलब कि आलसी टाइप के एग्जामिनर होते हैं, सारे के सारे पुराने क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो आपने जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा यहाँ पर करवाए गए हैं उनको यदि समझ के किया है तो एग्जामिनर कितना भी घुमा ले क्वेश्चन को, आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में मैथ का सिलेबस ज्यादा है, जो मैथ है वो काफी अच्छी खासी वेटेज की है ना, तो मैथ हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर भी कवर करवाएंगे। यहाँ पर आपके हिंदी और इंग्लिश का वेटेज भी अच्छा है, तो आपको हिंदी इंग्लिश
इसके अलावा मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर कमांड इतनी अच्छी रखनी है कि एक भी क्वेश्चन आपका इन तीनों सब्जेक्ट्स का गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि उसमें जो जितने ज्यादा नंबर का सब्जेक्ट है उसको उतने अच्छे से तैयार करो ताकि उसका एक भी क्वेश्चन अपना गलत ना हो। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, क्रय मूल्य के आधार पर हानि का परसेंटेज क्या होगा? देखो एसपी बेस्ड सवाल है ना, एसपी बेस्ड सवाल, ये तकरीबन तीसरा सवाल है जो मैं आपको एसपी बेस्ड करा रहा हूं। देखो विक्रय मूल्य के आधार पर, देखो साफ साफ लिखा है विक्रय मूल्य के आधार पर, यानी कि एसपी बेस्ड क्वेश्चन है ये। हानि कितने परसेंट की होती है? 25% की होती है, तो 25% तो 1/4 होता है, लेकिन यहां पर एसपी बेस्ड सवाल है तो ये एसपी है। लॉस की बात कर रहा है तो ऊपर वाला लॉस है। तो बताओ, एक का घाटा खाकर के 4 में बेच रहा है तो खरीदा कितने में होगा? जाहिर सी बात है खरीदा 5 में होगा, तभी तो एक का घाटा खाकर के 4 में बेच रहा है। उसने पूछा है क्रय मूल्य के आधार पर हानि का परसेंटेज क्या होगा? क्रय मूल्य के आधार पर निकालना है तो सीपी तो है 5, बेचा कितने में है? 4 में। बताओ घाटा कितने का खा रहा है? 1 का। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 20% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये एसपी बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं ना, सारे के सारे सवाल उठाकर लाया मैं। देखो, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उससे 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? पुस्तक की कॉस्ट प्राइस क्या है? देखो, यहां पर कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे सेलिंग प्राइस की। पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि खरीदा कितने में था? 100 में। 10% के लाभ पर बेचा तो 110 में बेचा है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, ये यानी कि 100 से 4% कम पर खरीदेगा तो 96 में खरीदेगा, तथा 6 रुपए अधिक पर बेचा होता, यानी कि 110 में ना बेच करके 6 रुपीज अधिक पर बेच रहा है, तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ हो रहा है। तो 96 का 18 से ही 3/4% निकालना पड़ेगा। तो 18 से ही 3/4% कितना होता है? देखो 18 चौक 72, 72 और 3 75, 75/4% को हटाओगे तो अपोन में 100 आ जाएगा, और 96 का इतना परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। करते हैं कैलकुलेट। देखो 25 की 75, 25 चौके 100, ये हो गया जी 16, 16 से 6 पर कट गया, 16 6 96 और 6 18, यानी कि 96 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 18 जोड़ोगे तो 96 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। ठीक है, 96 में हमने कितना जोड़ा है? 18 जोड़ा है, क्योंकि उसने क्या कहा है? इतने रुपए अधिक में बेचता तो 18 से ही 3/4% का लाभ होता, इसलिए इसमें 18 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 114 आ जाएगा। चलिए जी, अब अपने अकॉर्डिंग तो 110 और 114 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, लेकिन वो बोल रहा है यार 4 का नहीं है ये डिफरेंस, तो कितने का है? 6 का है। यानी कि 6 की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर है। उसने पूछा क्या है? वो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो जिसकी वैल्यू पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो। काटोगे तो ये 25 आ गया, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी कम से कम भी 25 तक याद कर लो, और इतने ढंग से याद करो ना कि मैं आपसे ये भी पूछूं ना, बताओ कि 161 कौन से पहाड़े में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 आएगा। ऐसे मैं आपसे पूछ लूंगी मुझे ये बताओ कि 184 कौन से पहाड़े में आता है, इसके अलावा 138 कौन से पहाड़े में आता है, 154 कौन से पहाड़े में आता है। तो ये इस तरीके से याद करो कि चाहे उल्टे से पूछे, चाहे आगे से पूछो, चाहे पीछे से पूछो, किसी भी तरीके से पूछो, आप फटाफट उसका रिप्लाई दे सको। ठीक है ना, कई प्राइम नंबर तो आप पहाड़ों की हेल्प से ही हटा दोगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए पहाड़े ढंग से याद करो, तकरीबन 25 तक पहाड़े याद करो। स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर याद कर लो 40 तक। क्यूब की बात करूं तो 21 तक क्यूब याद करो, क्योंकि 21 का जो क्यूब है ना वो काफी बार यूज होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो,
किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने से 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? देखो, मैंने बता रखा है कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। ऐसी अपनी बात हो रखी है। इसने क्या कहा है? वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी हुई है। देखो, मैंने आपको कह रखा है कि जो फ्रैक्शन टेबल है ना, वो आपकी याद होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी करोगे 33 से 1/3% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 100 से भाग लगाकर, ऐसा नहीं करना है। आपके डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 33 से 1/3% जो है ना, वो 1/3 के बराबर होता है। तो 3 पहले मूल्य था, अब कमी होकर के 2 हो गया है। ठीक है, ये तो बात कर रहे हैं मूल्य की। यहां पर बात करेंगे खपत की। नीचे अपनी चर्चा चलेगी खर्च की। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो पहले 1 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदता था और अब भी 1 रुपए में, लेकिन अब जो है वो 1 रुपए में 4 वस्तुएं ज्यादा खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि मूल्य के अंदर कमी हुई है। जब भी मूल्य के अंदर कमी होती है तो हम चीजें ज्यादा ही तो खरीदते हैं, लेकिन मूल्य के अंदर जब वृद्धि हो जाती है तो हम जो चीजें खरीदते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। तो यानी कि रुपीस तो पहले भी एक ही था, रुपीस तो अब भी एक ही है, लेकिन अब 4 वस्तुएं ज्यादा खरीद रहे हैं। यानी कि इन दोनों रुपीस का यदि मैं रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। यानी कि खर्च का रेशियो कितना है? 1:1 है। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी खर्च का रेशियो 1:1 हो, उस केस में मूल्य के आगे विराजमान रेशियो पलटी मार करके खपत के आगे बैठ जाते हैं। तो ये जो रेशियो है 3:2, ये पलटी मार करके खपत के आगे बैठेंगे तो 2:3 हो जाएगा। 2 से 3 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। लेकिन वो कह रहा है कि यार 1 ज्यादा नहीं है, ये तो 4 ज्यादा है, 4 वस्तुएं ज्यादा खरीद रहा है। यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर? 4 वस्तु के बराबर। अब इस 4 वस्तु को उठाकर लाओ और यहां पर इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 12 वस्तु। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 वस्तु। यहां पर पहले की बात चलती है, यहां पर अब की बात चलती है। अब उसने क्या कहा है? घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? तो यहां पर तो घटा है ना, ये घटा है उस टाइम का मूल्य है और ये घटने से पहले मूल्य है। तो कितना है? देखो, इस 8 वस्तु को बराबर रखोगे 1 रुपीस के, यानी कि 1 रुपीस के पहले 8 वस्तु आ रही थी। है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 है ना। ₹1 की कितनी आ रही थी? 8 वस्तुएं आ रही थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के ढेरों सवाल मैंने करवाए और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में आता है। चाहे वीडियो के में देख लो, चाहे पटवार के में देख लो, चाहे आप नीट में देख लो, चाहे आरएएस में देख लो, घुमा फिरा के बार बार पूछता है। रेलवे में काफी बार पूछा है, एसएससी में काफी बार पूछा है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। किसी मेज को ₹400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, 400 के स्थान पर कितने में बेचा है? 350 में बेचा है। पहले 400 में बेचता था फिर 350 में बेचने लग गया। यानी कितने कम में बेच रहा है? 50 कम में बेच रहा है। तो उसने क्या कहा? जब वो 50 कम में बेचता है ना, तो हानि में 5% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यानी कि 5% की वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर है। 5% की वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य तो हमेशा 100 मान करके चलते हैं ना, तो करो 100 से मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया जी अपने पास? 1000। तो सीपी कितना होगा? 1000 होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जो दिया है वही निकाल लिया करो, एक तरीके से बात यही होती है। देखो यहाँ पर क्या दिया था? दोनों के बीच का डिफरेंस तो अपने को दिया ही ना एक तरीके से। कितना है? 50 का है। तो डिफरेंस 50 का है और ये 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 50 के बराबर हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला देखिए, यदि कोई वस्तु 178 में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बता रखा है मैंने कि जो दिया होता है उसको रखा करो नीचे, जो पूछा जाए उसको रखा करो ऊपर। ठीक है, तो डायरेक्ट बस कर दो, एक लाइन में आंसर आएगा। देखो 178 क्या दे रखा है अपने को? सेलिंग प्राइस दे रखी है ना, और 11% की क्या हो रही है? हानि। तो जो दिया जाए उसको रखो नीचे, यानी कि 89 में बेच रहा है। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए वैल्यू किसकी पूछा है? 111 की वैल्यू पूछा है। बस इसको सोल्व कर दो। 89 ये 2 पर कटेगा जी, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 111 से कितना आएगा? 222 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, जो दिया जाए उसको तो रखा करो नीचे और जो पूछा जाए उसको रखा करो ऊपर। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर बता रखे हैं और वहां पर मैंने ऐसे सवाल भी ना जाने कितने करवाए हैं, काफी हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने वहां पर करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी वहीं पर बता रखे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने वहां पर 5 से 10 क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट के ऊपर करवा भी रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। फिर ये जो सवाल है ना, इनको चुटकियों में हल कर दोगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रेषित माल का 2/3 5% के लाभ पर बेचा गया, बाकी माल को 2% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपए हुआ हो तो प्रेषित माल का मूल्य क्या था? बहुत सिंपल सवाल। इसको करने का देखो एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बताता हूं। प्रेषित माल का 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 5% के लाभ पर बेचा गया। 2/3 यानी कि 3 में से जो 2 वस्तुएं हैं ना, उनको कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है? 5% के लाभ पर बेचा है। तो आप तो डायरेक्ट क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आ गया? 10 आ गया, 10% आ गया। अब आगे उसने क्या कहा, भाई 2/3 की बात कर रहा है इसीलिए मैंने इस 2 को 5% से मल्टीप्लाई किया। इसको करने का एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी माल को 2% की हानि पर बेचा है। भाई 2 को तो बेच दिया, टोटल सामान 3 था तो बच गया कितना? 1। कितने परसेंट के लॉस पर बेचा? 2% के लॉस पर बेचा। चूंकि लॉस की बात कर रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। ये कितना आ गया अपने पास? -2 आ गया। उसने पूछा है यदि कुल लाभ 400 रुपए हुआ हो तो टोटल वस्तुएं कितनी है? 3 है ना। टोटल लाभ अपने को पता नहीं है, ये 10 में से 2 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन x% की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 8/3% आ जाएगी। यानी कि उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल वस्तुओं के ऊपर? 8/3% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि यार कुल लाभ कितना हो रहा है? 400 हो रहा है। यानी कि 8/3 की वैल्यू किसके बराबर है? 400 के बराबर है। 400 के बराबर किसकी वैल्यू है? 8/3 की वैल्यू। तो प्रेषित माल का मूल्य क्या था? यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है ना उसने, तो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 ही मान करके चलते, तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, बस कटने वाली चीजें काट दो। 8×5 = 40, 0 5 6 15, 1500 तो ये आ गया। 1500 मल्टीप्लाई होगा 100 से तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हो सकता है आप इसको किसी अलग तरीके से करते हो, तरीके अपने पास सारे, मैं तकरीबन हर सवाल को 3 से 4 तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वही तरीका बताता हूँ जो सबसे अच्छा तरीका है। इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसी के जैसा सवाल है बिल्कुल, ये देखो। एक व्यापारी ने अपनी 3/4 वस्तुएं 20% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य के भाव पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसका लाभ परसेंटेज क्या है? बहुत आसान सा सवाल है, जैसा अभी मैंने करवाया वही तरीका आप लगाओ, वही मेथड लगाओ, वही जुगाड़ आप इसमें लगाओ, फटाक से क्वेश्चन होगा। देखना, 3/4 वस्तुएं हैं, 20% के लाभ पर बेचा है, यानी 3 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 60 में बेचा, तथा शेष वस्तुओं को, भाई 4 में से 3 को बेच दिया तो शेष कितनी बच गई? 1। क्रय मूल्य के भाव पर बेच दिया तो क्रय मूल्य के भाव पर बेचा है तो ना तो प्रॉफिट हुआ होगा ना लॉस हुआ होगा, तो 0 मान लिया, ये 0 हो गया। ठीक है, पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 3 और 1 4 हो गया। पूरे सौदे का लाभ परसेंटेज पूछा है, ये किसके बराबर है? 60। इसको ऐड करके लिखते हैं जी। ठीक है, तो x% यहां से कितना आएगा? साफ साफ पता लग रहा है, 4 का भाग उधर 60 में लगेगा तो कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। 15% को उसको क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखते टिक लगाओगे एग्जाम में, अगर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, जितना हमने बताया है, जो जो चीजें मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, उसी तरीके से एग्जाम में हैंडल करना क्वेश्चन, फटाफट होंगे क्वेश्चन देना। और जो जो चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूं कि फ्रैक्शंस टेबल याद कर लो, इतने तक पहाड़े याद कर लो, ये स्क्वायर याद रखो, ये क्यूब याद रखो, फिर कभी मात नहीं खाओगे पेपर में। मैथ के पेपर में तो ये जो आपका मैथ का जो सब्जेक्ट होगा, जो मैथ के क्वेश्चन होंगे ना, उसमें बिल्कुल नहीं फंसोगे। अलग से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पर आपको करवा रखे हैं आप तो उन्हीं को ढंग से करो। एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। मोहन ने 25 पुस्तकें ₹2000 में खरीदी तथा उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु को वो कितने का बेच रहा है? देखो, उन्हें 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। पहले आप ये देखो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा है। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट जब होता है जब
सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, पता है अपने को। 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है 5 एसपी, यही तो है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा है, बराबर 25 पुस्तकें क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, यानी कि 25 से बेचेगा, यानी कि 25 का सेलिंग प्राइस और 25 का कॉस्ट प्राइस, यही तो बात हुई। अब यहां पर देखो, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, तो 25 सीपी बराबर, ये इधर प्लस का हो गया, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 20 एसपी, रेशियो निकाल लेते हैं 500 के 20 25 सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, यानी कि 4 से 5 में बेचा, प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने के ऊपर 4 के ऊपर, यानी कि उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है जो वो बुक्स को बेच रहा है। तो अब इसको हटा देते हैं, देखो अपने को प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया ना, 25% का उसको प्रॉफिट लेना है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है यार, 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो 25 पुस्तकें वो बेच कितने की रहा है, 25 पुस्तकें खरीदा कितने की है, 25 पुस्तकें रुपए 2000 में खरीद रहा है, यानी एक पुस्तक कितने की खरीदेगा, तो 2000 में भाग कितने का लगाओगे 25 का, यानी कि कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी कि एक पुस्तक उसने कितने की खरीदी है 80 की खरीदी है ना, तो इसको 25% प्रॉफिट पर बेच दो, तो 80 का 50% होगा 40, 40 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 80 का 25% कितना है 20 है, इसमें 20 जोड़ दो, कितना आ गया 100 आ गया, यानी कि एक वस्तु को वो कितने का बेचेगा 100 रुपए का बेचेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। कहीं कोई भी डाउट आए तो आप जरूर पूछ लिया करिए, कई बार क्या होता है स्टूडेंट का डाउट आता है लेकिन वो पूछते नहीं है, ऑफलाइन क्लासरूम में भी ऐसा होता है, एक बार डाउट नहीं पूछोगे ना लाइफ टाइम डाउट ही रहेगा, पूछ लिया। ठीक है, तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, क्लास यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, कल इसी समय पर हमारी वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।